औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज ईद का तीसरा दिन है। हमने आपको बताया था कि ईद के बाद हालात बड़ी तेज़ी से यू टर्न लेने जा रहे हैं। अहम तरीन केसेस जो है वो अदालत में सुनवाई के लिए फिक्स हो चुके हैं। वहाँ सुनवाई होगी और अदालतें फैसले देंगी और कप्तान का जेल के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। कप्तान के साथ बैनुल अक़वामी बरादरी भी आन खड़ी हुई है। जिन ममालिक से बड़े बड़े सरमायाकार आ रहे हैं उन्होंने कहा कि सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो इस वक्त जेल में है, उसको बाहर निकाला जाए। तीन अहम तरीन ममालिक उन्होंने कह दिया है कि कप्तान को बाहर निकाला जाए। सरमायाकारी उसे मशरूत कर दी है, हुकूमत मजबूर हो गई है, अदालतों ने भी स्टैंड ले लिया है और उन्होंने हक और इंसाफ पर फैसले देने शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से इस भानुमती कुनबे की नींदें उड़ी हुई हैं, सख्त परेशान है। शहबाज शरीफ का मंसूबा, नवाज शरीफ का मंसूबा, जरदारी का मंसूबा सब नाकाम हो चुके हैं। इधर से शेख रशीद अहमद ने भी कमर कस ली है, वो मैदान में उतर आए हैं। बहरहाल मैदान में उतरने के पीछे उनकी एक अलहदा कहानी है, लेकिन इस वक्त वो इतना ब्लंट बोल रहे हैं कि शायद वो जिंदगी में कभी ना बोले हों। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी गुजार दी जिसके हक में बोलता रहा। मैं 18 मरतबा 19 मरतबा जब इस मुल्क का वजीर रहा, वजीर दाखिला रहा, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या सलूक किया गया। उन्होंने कहा मैं जिंदगी भर मैंने बहुत सौबतें काटी, कैद बंद की जेल काटी, 7 साल कैद काटी, लेकिन जो मैं 40 दिन का चिल्ला करके आया हूं ये सब पर भारी है। शेख रशीद बोल रहे हैं, उन्हें मालूम है, अब वो मैदान में उतर आए हैं, वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। असल में उनके बोलने की वजह क्या है, पीछे की एक कहानी है। उन्होंने हालात को देखा, उन्हें सरकमस्टांसिस का उन्होंने जायजा लिया, उसका तजिया किया, फिर उन्होंने कहा कि यही वक्त है, इस वक्त बोलना चाहिए क्योंकि अदालतें जो है वो खड़ी हो गई हैं। जजेस ने फैसला कर लिया है, हाई कोर्ट के जजेस का खत, लाहौर हाई कोर्ट की तकरीर, ये सारी चीजें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो तकरीर उन्होंने की उसमें जो कुछ उन्होंने कहा, ये सारी चीजें जो हैं ऐसी हैं। मगर यहां पर एक मसला है, थोड़ा पीटीआई जो है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, खासकर जो बाहर लीडरशिप है, कप्तान की बात नहीं कर रहे। इधर से ये भी पता चला है कि अलीमा खान ने कह दिया है कि शेर अफजल मरवत को भी पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फैसला है। इसका मतलब ये है कि अब कप्तान जो है आखिरी ओवर खेल रहा है, आखिरी इनिंग्स खेलने जा रहा है, इस हुकूमत को क्लीन बोल्ड करेगा। क्राउड पुलर है शेर अफजल मरवत, उसे हटाया गया, वो भी बाहर के लोगों की चीरा दस्तियां थी, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए गए, लेकिन वो फिर भी वफादार रहा। उसने कहा कि मेरे आगे कोई पार्टी नहीं है सिवाय इसके के पीटीआई के, वो पीटीआई के साथ ही है। वो कहता है मेरा पीटीआई के साथ जीना मरना है फिलहाल, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। सियासत में कोई चीज भी हरफ आखिर नहीं है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि इमरान खान जेल में है तो बाहर अगर कोई लीडर है तो वो है शेर अफजल मरवत। बाकी सारे डिप्लोमेट हैं, बाकी सारे डिप्लोमेसी से काम करते हैं, बाकी सारे एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो चलता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। वो जहां जाता है तो अवाम उसके पीछे आती है, उसकी बातें सुनती है। सोशल मीडिया का भी वो हीरो है, वो छाया हुआ है। इमरान खान के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो शेर अफजल मरवत का है। फिर उसके बारे में ये फैसला होना सोशल मीडिया ही से। उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला है कि इमरान खान ने बुलाया है मुलाकात के लिए। अब जब मुलाकात होगी तो एक नई कहानी जो है वो जन्म लेगी। अब पीटीआई जो है, कप्तान जो है, उसने अपनी फील्डिंग सेट करना शुरू कर दी है। सारी फील्डिंग सेट हो चुकी है, क्रीजें, स्लिप, सब कुछ जो है सारा जो है वो सेट हो चुका है। अब वो बॉल कराएगा और बॉल जैसे ही उसने कराना है, उसने बाउंसर पर बाउंसर मारना है। पूरी दुनिया मुंतजिर है, वो देख रही है कप्तान की स्ट्रेटेजी। वो कप्तान जेल में रहकर भी इन सब पर भारी है। अब हम जो आपको एक खबर दी है, हमने शुरू में हमने आपको कहा है कि कप्तान का अब जेल में रहना नामुमकिन है। अगर ये कोई नया केस बनाएंगे तो वो अलहदा बात है, लेकिन अब भी वो मुमकिन
नहीं है। जिस तरह के झूठे और फेक केस ये हुकूमत बना रही है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो किस ना जेल में रहे, लेकिन अब कानून और आइन जो है इसकी इजाजत नहीं देगा। इस हुकूमत को चलता होना पड़ेगा, या तो विद इन हाउस तब्दीली आएगी या फिर और तरीके से आएगी। अब चाहे देखें, कुछ ऐसी मखसूस नशिस्तों के हवाले से ऐसे मामलात आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सानिया 9 मई में ऐसे शामिल थे, पीटीआई का झंडा उठाए हुए थे, अब वो नून लीग के एमएनए बन रहे हैं। शानदाना गुलजार का बयान जो है वो देख सकते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। इस तरह से 2 नंबरियों से तो हुकूमतें नहीं बचती और ना ही चल सकती हैं, क्योंकि बजट के बाद जो है अवाम जो है बिल्कुल नको नक हो चुकी है। महंगाई इतनी शदीद कर दी है, टैक्सों की भरमार कर दी है। तनख्वाहदार मुलाजिम को उन्होंने क्या किया है? जो तनख्वाहदार मुलाजिम को जो उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, जो 20-25% बढ़ाई है, उससे ज्यादा वापस ले लिया है उसका टैक्स, यानी कि वो और नीचे डाउनफॉल में आ गए हैं। क्या अवाम इतना शऊर नहीं रखती? क्या अवाम को इतना पता नहीं है? क्या आप लोग टैक्स देते हैं? क्या आप लोगों के जो कनालों में, एकड़ों में और इतने इतने बड़े जो महल्लात बने हुए हैं, जाती उमरा से लेकर जरदारी हाउस तक, जरदारी हाउस से लेकर बाहर लंदन तक, मेफेयर फ्लैट्स तक, सारे मामलात देखें तो आपके टैक्स कहां पर हैं? यहां आप लोग कितना टैक्स देते हैं? सबसे पहले तो आप अपना टैक्स दें, फिर आप जो है आप वो जो है कर सकते, आप फिर इस मुल्क को सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब मरहूम ज़ियाउल हक थे, वो इमाम खमीनी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आप बताइए, मैं अपने मुल्क में जो है इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, आपका मुल्क कितने एकड़ पे, कितने मुरब्बा पे, कितने उस पे ज़मीन पर फैला हुआ है? तो उस पर ज़ियाउल हक ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आपका कितना कद है? तो उन्होंने कहा मेरा जो है तकरीबन कोई 6 फुट के करीब कद है। उस पर इमाम खमीनी ने कहा कि आप पहले 6 फुट पर इस्लाम नाफिज करें, फिर ऑटोमेटिक मुल्क में नाफिज हो जाएगा इस्लाम। देखें, ये होते हैं लीडर, ये होता है उनका कॉन्सेप्ट, यानी कि घर से सारे काम मामला चलते हैं। ये नहीं होता कि आप सिर्फ 5 लाख टैक्स दें और अवाम की गर्दन पे आप अंगूठा रखाए रखें। पहले आप अपने टैक्स दें, अपने गोशवारे जमा कराएं, अपने जायदादों के कागजात जमा कराएं, एक एक पुर्जा बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ है, उसके ऊपर फिर जितने आपके कारोबार हैं उन पर आप टैक्स अदायगी करें और वो टैक्स की जो डायरेक्टरी है वो छपे, वो पूरी अवाम के सामने आए, उसको पता चले कि हमारा लीडर जो है वो भी टैक्स दहिंदा है, ना कि ना दहिंदा है। ना दहिंदा तो आप लोग हैं। अवाम तो हर चीज पे टैक्स देती है बेचारी, वो तो माचिस की डब्बी भी खरीदे उस पर भी टैक्स देती है। होटल पे कहीं पे खाना खाए वहां पे भी प्लस जीएसटी जो है वो बजाय इसके कि होटल का, रेस्टोरेंट का मालिक दे, वो जो कस्टमर है जो खाना खा रहा है वो भी देता है वहां से। हम गरीब अवाम तो हर एक एक चीज पे, एक एक कदम पर वो टैक्स दे रही है हर तरीके से। छूट तो आपको है, बिजलियां आपको मुफ्त हैं, एसी आपको मुफ्त है, पेट्रोल आपको मुफ्त है, गाड़ियां आपको मुफ्त है, रिहाइशें आपको मुफ्त हैं, क्या खाना पीना आपको मुफ्त है। ये याशियां किससे हो रही हैं? ये सब गरीब अवाम के पैसे से हो रही है। हमसे टैक्स काटा जाता है। ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहदार बैठे हुए हैं जिन्हें कंपनसेशन दिया है, वो हमारे तनख्वाहदार हैं, वो अवाम के तनख्वाहदार हैं, वहां से वो तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी मामला चलते हैं। अब दरमियान में एक चीज और हमारे जहन में कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है जिसमें शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज की आपस में चपकलश चल रही है, ये चपकलश कोई अच्छी नहीं। शाहिद आफरीदी साहब, आप ये देख लें कि अगर इमरान रियाज ने कोई बात कही थी तो वो कोई ऐसा जितनी गलत नहीं, वो सही बात थी कि टीम को सियासत से दूर रखना चाहिए। और अगर आप सियासत में आना चाहते हैं तो आप खुलकर सामने आए। बात इमरान रियाज की हो रही है, आप घसीट इमरान खान को रहे हैं, आप में इतनी जुर्रत नहीं है, आप में इतना हौसला ही नहीं है कि आप उसका नाम ले सकें। वो हजरत अली ताला ने सही फरमाया कि जिस पर एहसान करें उसके शर से बचें। वो वक्त शायद आपको भूल गया शाहिद आफरीदी साहब, जब आप इमरान भाई कहते थे, उसके ही कंधे पर आप यहां तक पहुंचे, फिर आप बूम बूम आफरीदी हुए। खैर, लोगों को होगा, पसंद होगा, हमें तो आपको कभी से, हमने आपको आपकी कभी ना बॉलिंग पसंद की ना बैटिंग पसंद की। फिर आपने क्या किया
क्या किया आपने? बॉल को चबा चबा कर आपने ग्राउंड में वहां पे एक तमाशा लगाया, पाकिस्तान को बदनाम किया। और जब इंटरव्यू दिया तो आपने कहा कि मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो इस पर बड़े जो हैं वो नाराज हुए कि ये क्या हरकत की। ये हरकत आपकी थी, आपने एक वालिद का नहीं मुल्क और कौम का आपने सर निगू किया। और अब आ गए आप सहाफियों की तरफ कि आप इमरान रियाज को जो है वो आप कभी गीले तीतर वाला, कभी किसी तरह के कलमात से आप नवाजते हैं, कभी आप अपने गिरेबान में भी झांके कि आप क्या थे और क्या बन गए। आपको तो टाइम नहीं मिलता अपने फाउंडेशन से ही काम करने के लिए। फाउंडेशन के लिए भी आपको जो है हुकूमत ने पैसे दिए। फिर अगर आप सियासत में आना चाहते हैं, माजी में आपकी कुछ अहम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उसकी तस्वीर भी शाया की गई, शायद आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इमरान खान के पाए का, उसके बराबर का इस मुल्क में लीडर खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है। इस जन्म में तो आप ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकते, ना ही आपको अवाम कबूलेगी। और लिहाजा आप जो है सुकून से रहें, ना कि सहाफियों पर हमला करें। इससे पहले कि सहाफियों ने अगर आपके ऊपर फायर खोला तो फिर शायद आपके लिए मुंह छुपाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सीनों में दफन है और वो निकल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये तो एक दरमियान में बात आ गई थी। अब हम बात कर रहे थे कि उसमें इमरान खान की, इमरान खान जो हैं वो इन सब पर भारी हैं, हर तरह से भारी हैं। उनके फैसले जो हैं वो जेल में रहकर भी कहा यह जा रहा है, वफ़ान हाल ये कह रहे हैं कि इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों और मनी लॉन्डरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, नहीं होंगे। अगर मैंने करने हैं तो मैं जो हूं बाइख्तियार लोगों से करूंगा जो कि फैसला साज हैं। और अब तो उन्होंने वैसे ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो है माइनस कर दिया है। आने वाले दिनों में ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुबई से भी बड़ी खबर की आमद का इंतजार है कि देखें वहां से क्या खबर आती है। अब रह गया है कि इद्दत निकाह केस अब लगेगा और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि वो पहली पेशी ही में उड़ के चला जाएगा। उसके बाद रह जाएगा अलकादर यूनिवर्सिटी पे लोग हाथ पैर मार रहे हैं, मगर अभी तक इनके हाथों कुछ नहीं लगा है। आप ये देखें कि इस वक्त जो है परवेज इलाही का भी एक इंटरव्यू चल रहा है और उन्होंने भी बता दिया है कि इस वक्त मुल्क में कोई लीडर नहीं सिवाय इमरान खान के, और मियां बरादरान ने जो है हमेशा धोखा दिया, झूठ फरेब किया, और वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। फिर जो शेख रशीद है उन्होंने भी आसिफ ज़रदारी को सबसे बड़ी बीमारी करार दे दिया है। उन्होंने धमकी दे दी है कि मैं इन्हें नाबूद कर दूंगा, मैं इन्हें जो है शिकस्त फाज से दो चार करूंगा। कहीं पर शेख रशीद के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है कि पीटीआई को चाहिए था कि उसको टिकट देते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के खिलाफ उनको टिकट नहीं मिलेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद ने नहीं की थी। बहरहाल वो अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वो भी क्राउड पुलर है, वो भी सोशल मीडिया पे चलने वाले हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। ये भी उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि एक दिन में 20 से 24 उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए हैं। अब इस इंटरव्यू के पीछे ना तो कोई इंटरव्यू लेने मियां बरादरान के पास गया, ना शहबाज शरीफ के पास गया, ना मरियम नवाज के पास गया, ना जरदारी के पास गया, ना बिलावल के पास गया, ना आसफा भुट्टो के पास गया, किसी के पास नहीं गया। वो गया तो उन्होंने ये देखा कि इस वक्त अवाम किसको सुनना चाहती है और किसके कैसे मामलात हैं। मीडिया भी देखें वो विजिलेंट है, वो ऐसे नहीं चलता। गो के जो हैं निजी टीवी चैनल अखबारात, उनके तो इन्होंने मुंह बंद कर दिए, लेकिन सोशल मीडिया हमने जैसे पिछले व्लॉग में कहा था आपसे, वो इनके काबू नहीं आ रहा और ना ही वो आएगा। वो असल पावर है तो वो कप्तान की है, और कप्तान का आप खिलाड़ी इंतजार करें। इंशाल्लाह ये जो है ये जून है, अगस्त सितंबर हमने आपको बता दिया है कि सितंबर जो है सितंबर बनेगा। इस जून में जो है अहम तरीन फैसले होंगे। सियासत एक नई रहत बहस से आ रही है, नई करवट ले रही है, नया यू टर्न ले रहा है, और यही अदालतों से फैसले आएंगे और इंशाल्लाह कप्तान जो है वो बहुत जल्दी बाहर होगा, अपने खिलाड़ियों में होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।